अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे विल अंडर मुस्लिम लॉ फ्रॉम द बुक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मद लॉ, दैट इज़ चैप्टर नंबर 9, जो कि आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। दीज आर दी क्वेश्चन जिसके हम आंसर इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले विल के लिए कौन एलिजिबल है या वैलिडिटी विल क्या है, अनबोर्न पर्सन के फेवर में विल हो सकती है या नहीं, विल को किस तरह से रिवोक किया जा सकता है, वो लास्टली पावर एंड ड्यूटीज ऑफ executor of will. Before we started, let's have a look on the legal terminologies या फिर वो important terminologies जो कि इस पूरी चैप्टर में कवर होंगी। सबसे पहले कहते हैं टेस्टेटर, वो पर्सन है जिसने विल बनाई है, द पर्सन हु क्रिएट द विल। लिगेटी, वो पर्सन है जिसके फेवर में विल बनाई गई है। और लेगेसी उसे कहते हैं, वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द विल है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द हेयर्स, तो सब्जेक्ट मैटर को विल कह रहे हैं। टेस्टेटर वो पर्सन है जिसने विल बनाई है। लेगेटी वो पर्सन है जिनको विल में उसने दी है, उनके फेवर में क्रिएट की है। एग्जीक्यूटर वो है जो विल को एग्जीक्यूट करेगा, उसको पॉइंट किया जाएगा, तो वो होगा एग्जीक्यूटर। आफ्टर द डेथ ऑफ टेस्टेटर, की डेथ के बाद ही विल एग्जीक्यूशन में आती है। लेट्स हैव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। विल जिसे वसीयत वगैरह या टेस्टमेंट भी कहा जाता है, वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसको बाय विच अ पर्सन मेक डिपोजिशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, जिसके थ्रू एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को डिपॉजिट करता है, और वो इफेक्ट में तब आती है जब उस पर्सन की डेथ होती है। विच मीन्स कि वो जो विल बनाने वाला है उसको चेंज भी कर सकता है, अल्टर भी कर सकता है एट एनी टाइम, ओनली अगर वो अलाइव है तो। सेकेंड में ये बात की जा रही है, विल जो है एसेंशली एक लीगल डिक्लेरेशन या फिर वो एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें वो एक पर्सन जो टेस्टेटर है वो अपनी इंटेंशन को जाहिर कर रहा है कि किस तरह से उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग हिज हेयर्स। अ विल डज नॉट इफेक्ट द पावर ऑफ द ओनर टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। जो विल है वो जो ओनर है जिसके हाथ में अभी प्रॉपर्टी है, वो उसको ये रोकती नहीं है कि वो आइदर अपनी प्रॉपर्टी को इंटरव्यूज कर दे या फिर वो और बाय एनी अदर टेस्टमेंट्री डिपॉजिट कर दे या सेल कर दे या गिफ्ट कर दे, कुछ भी कर दे। वो टेस्टेटर जब तक अलाइव है वो कुछ भी कर सकता है बिकॉज ही इज़ ओनर। इट इज़ नॉट बाइंडिंग अपॉन द टेस्टेटर। विल जो है कभी भी खुद बनाने वाले पर बाइंडिंग नहीं है इन एनी मैटर, स्पेशली बिफोर हिज और हर डेथ। उसकी पर्सन की डेथ के बाद जो है उसकी एग्जीक्यूशन होगी, उससे पहले नहीं। तो अब ये बात की जा रही है कि स्टेट जो है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। वो 4 तरीक़ों से उसको डिस्ट्रीब्यूशन है। द पेमेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंसेस, मतलब जो उसकी आखिरी की रसूमात होती है उनके लिए उसमें से पेमेंट, उसके लिए खर्चा निकाले जाएंगे। फिर अगर कोई कर्जात हैं तो फिर उनको देखा जाएगा। उसके बाद अगर कोई एग्जीक्यूशन है विल की तो फिर उसको देखा जाएगा। आखिर में जो विल है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी अमंग द हेयर, जो वर्सा हैं एज पर दी शरीयत। अब यहाँ पर जो विल और बिक्वेस्ट में डिफरेंस है उसको हम देखेंगे, क्योंकि ये बार बार हमें देखने को मिलेगा इस पूरे चैप्टर में आज की इस वीडियो में। तो विल जो है टेस्टामेंट्री होती है, एक डॉक्यूमेंट है, और बिक्वेस्ट जो है एक वसीयत है एक तरह की। अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ अ पर्सन इंटेंट और विश रिगार्डिंग द डिपोजिशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी एंड असेट आफ्टर देयर डेथ। एक लीगल डिक्लेरेशन है एक पर्सन जिसमें वो अपनी इंटेंशन या विश जाहिर कर रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी को उसके लीगल हेयर्स में उसकी डेथ के बाद किस तरह से डिवाइड किया जाए। सिमिलरली यहाँ पर बिक्वेस्ट जो है वो एक तरह का गिफ्ट है, लेकिन जो स्पेसिफिकली गिफ्ट है वो बिक्वेस्ट से ये अलग है। इसको आप मत समझिएगा कि वो वाला गिफ्ट है जिस तरह से गिफ्ट होता है मुस्लिम्स में, ये वो नहीं है। ये जो है विल के अंदर एक क्लॉज ऐड किया जा रहा है जिसमें कोई बात लिखी हुई है। पर स्पेसिफिकली अगर मैं विल की गिफ्ट की बात करूँ जिस तरह से दिया जाता है, तो उसके लिए उसकी पोजीशन का उसी वक्त उसको ट्रांसफ़र हो जाना ज़रूरी है। यहाँ पर वो विल जब डेथ होगी उसके बाद पता चलेगा कि उसने कोई बिक्वेस्ट का क्लॉज ऐड किया या नहीं किया है। तो यहाँ पे अभी इसको भी देख लेते हैं। स्पेसिफिक गिफ्ट होता है प्रॉपर्टी, असेट और मनी मेड टू अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन एज डायरेक्टेड बाय विल। तो विल में ही हम बिक्वेस्ट का एक क्लॉज ऐड करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नेचर क्या है, ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, एज अ होल लीगल डॉक्यूमेंट है। जबकि बिक्वेस्ट जो है वो उसका एक क्लॉज है या इंडिविजुअली का इंस्ट्रक्शन है विद इन अ विल, ये विल के अंदर होता है। तो बिक्वेस्ट एक गिफ्ट ही है एक तरह का, लेकिन वो विल के अंदर ही होता है। इसकी एक लिमिट है 1/3 तक, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये इसके
इसके हद में आ रहा है, तो वो जो गिफ्ट है वो एक अलग चीज़ है, उसको इसमें आप मत समझिएगा। कवर्स द एंटायर स्टेट इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स, अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटर एंड पेमेंट ऑफ डेब्ट्स। तो इसमें स्कोप को अगर देखें तो इसमें हर चीज़ आ रही है, अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटर हो गए, पेमेंट्स हो गए, कर्जाजात हो गए, वो भी हो गई। जबकि जो बिक्वेस्ट है वो कवर कर रहा है ओनली द पर्टिकुलर आइटम, एक आइटम है उसके बारे में बता रहा है, द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी बीइंग गिफ्टेड, जो उसमें। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि विल जो है उसका एक हिस्सा है बिक्वेस्ट, जिसमें वो सच क्लॉज ऐड करके वो गिफ्ट कर रहा है। लेकिन जो एक्चुअल गिफ्ट होता है वो एक अलग चीज़ होती है, उसमें आपको गिफ्ट करते वक्त आपको उस चीज़ की पोजीशन दे देना ज़रूरी है। ये उसकी डेथ के बाद पोजीशन उसके पास आएगी, पहले नहीं, ऑनरशिप भी नहीं। उसमें आप जो गिफ्ट में ओनरशिप भी आप दे रहे हो, पोजीशन भी आप दे रहे हो, इसमें ऐसा नहीं है। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर। लेट्स मूव फ्रॉम दी चैप्टर नंबर 9, जो कि स्टार्ट होता है 109(3) से। पर्सन कैपेबल ऑफ मेकिंग ए विल। जो बंदा विल बना रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो साउंड माइंड हो और माइनर नहीं हो, और माइनर जो है डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता विल प्रॉपर्टी बाय विल, तो उसका माइनर मेजर होना ज़रूरी है, साउंड माइंड होना ज़रूरी है। इसके बाद होता है विल किस तरह से हो सकती है। तो विल के दो ही तरीके हैं, इधर वर्बली करें या रिटन में करें। ओरली को ज़्यादातर प्रेफरेंस नहीं दी जाती, रिटन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, तो मेक श्योर टू हैव अ विल इन रिटन। इसके बाद हम बात करते हैं bequest to heirs। A bequest to an heir is not valid unless the other heir concerned to the bequest after the death of the testator। तो जो bequest है वो एक हेयर के फेवर में वैलिड नहीं मानी जाएगी तब तक जब तक बाकी के हेयर्स जो है कंसर्न ना दे दें आफ्टर द डेथ ऑफ टेस्टेटर। तो जो अगर कोई एक पर्सन है कंसर्न दे रहा है तो वो सिर्फ अपने शेयर के एक्सटेंड तक दे रहा है, बाकियों का उससे कुछ न जाए। इसके बाद हम बात देखते हैं एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में वो कहता है इन डिटरमाइनिंग वेदर अ पर्सन इज और इज नॉट एन हेयर रिगार्डिंग इज टू बी हैड। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि वेदर सच पर्सन इज इन द कैटेगरी ऑफ हेयर और नॉट, तो ये उस वक्त नॉट टू द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ विल बट टू द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। तो इस सवाल को तब एड्रेस किया जाएगा जब टेस्टेटर की डेथ हो जाएगी उसके बाद, ना कि जबकि विल बनाई जा रही है तब। इसके बाद है लिमिट ऑफ टेस्टामेंट्री पावर। अ मुस्लिम कैन नॉट बाय विल डिस्पोज ऑफ मोर देन 1/3 ऑफ द सरप्लस ऑफ स्टेट आफ्टर पेमेंट ऑफ फर्नल एक्सपेंसेस एंड डेब्ट्स। तो एक मुस्लिम कभी भी अपनी 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी को नहीं कर सकता डिस्पोज ऑफ आफ्टर डिडक्टिंग दीज टू पेमेंट्स, फर्नल एक्सपेंसेस, आखिरी के रस्मात और जो भी करता जाता है। उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बिक्वेस्ट की गई है तो वो भी 1/3 से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं की जा सकती। अगर होती है तो उसका लीगल इफेक्ट नहीं होगा तब तक जब तक लीगल हेयर्स को, अगर वर्षा को किसी तरह का कोई इतराज़ नहीं है आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टर, तो फिर तो आप पूरी ले लें। उनको अगर एतराज़ नहीं है, अगर वो एतराज़ उठाते हैं तो फिर अगर ऑब्जेक्शन रेज करते हैं तो आगे देखते हैं क्या होता है। अगर वो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं तो अबेटमेंट ऑफ लेगेसी। अगर if the bequest exceed the legal third and the heir refuse their consent, अगर 1/3 से एक्सटेंड हो जाती है और जो लीगल हेयर्स है वो कंसर्न देने से रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो जो है प्रोपोर्शनली जितना जिसका बनता है उस हिसाब से होगा, रिड्यूस हो जाएगी और प्रोपोर्शनली फिट हो जाएगी, जस्ट उसको 1/3 तक रखा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर लीगल हेयर से वर्षा ने मना कर दिया है तो। उसके बाद हमारे पास आता है 108 जो कि बात करता है बिक्वेस्ट टू अनबोर्न पर्सन। अगर अनबोर्न पर्सन की फेवर में कोई अ बिक्वेस्ट टू अ पर्सन नॉट येट इन एग्जिस्टेंस एट द टेस्टेटर डेथ, अगर डेथ के टाइम पर भी उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है तो फिर वो वॉइड है। बट अ बिक्वेस्ट मे बी मेड टू अ चाइल्ड वम, लेकिन अगर एक पर्सन जिसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है लेकिन अगर वो चाइल्ड जो है अपनी मदर की वॉम में है, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द विल उसकी बर्थ हो जाती है, तो वो हो जाएगी वैलिड, अदर देन नहीं। नाउ हम पढ़ेंगे 109 जो कि डील करता है लैप्स ऑफ लेगेसी। हम बात करेंगे 109 के हवाले से जो कि लैप्स ऑफ लेगेसी। इफ़ द लेगेटी डज नॉट सर्वाइव द टेस्टेटर द लेगेसी विल लैप्स एंड फ्रॉम पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ द टेस्टेटर।
जो लेगेटी है जिसके फेवर में विल बनाई गई थी वो सरवाइव नहीं कर रहा, उसकी डेथ हो गई है, तो और टेस्टेटर वो सरवाइव कर रहा है, वो है, तो जो लेगेसी है वो लैप्स कर जाएगी। उसके बाद हमारे पास है 1010 सब्जेक्ट टू लेगेसी। इफ इट इज़ नॉट request to the validity of a bequest that the thing bequeathed should be in existence at the time of the making of will. It is sufficient if it exists at the time of the testator's death. अच्छा, यहाँ पर ये बात की जा रही है, ये ज़रूरी नहीं है जिसके बारे में bequest जिस चीज़ के हवाले से की गई है उसकी एग्जिस्टेंस का होना एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ विल ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये सफिशेंट है कि वो जो है टेस्टर की डेथ के बाद वो जो स्पेसिफिक चीज़ है, जो भी स्टेट की में से जो भी चीज़ है उसकी एग्जिस्टेंस का होना उस वक्त ज़रूरी है आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। ओके, नाउ मूविंग टू 101 सब्जेक्ट टू bequest. A bequest may be made of any property which is capable of being transferred and which exists at the testator's death. It need not be in existence at the time of will. जो bequest है वो ऐसी प्रॉपर्टी का बनाया गया है जो कि कैपेबल है कि वो ट्रांसफ़र हो सकती है, तो उसका एग्जिस्टेंस में होना आफ्टर द डेथ ऑफ टेस्टेटर होना ज़रूरी है। इट नीड नॉट टू बी इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ द विल। तो जिस दिन विल बनाई गई थी भले वो चीज़ उस वक्त नहीं थी, लेकिन टेस्टेटर की डेथ के बाद उसका होना, उसकी प्रेजेंस का होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाए, ऐसी प्रॉपर्टी की बात की जा रही है जो कि ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। नाउ मूविंग टू दी 112 दैट इज bequest इन फ्यूचर, या जो अगर bequest कोई बनाया जा रहा है फ्यूचर में उसकी एग्जिस्टेंस होगी, मतलब टेस्टेटर की डेथ के बाद का भी, तो वो वाइड होगी। एज टू द गिफ्ट ऑफ 152, उसको हम बाद में देखेंगे। कंटीजेंट bequest यानी एक कंडीशन सर्टेन इवेंट बना दिया है वो होगा तो आपके पास आएगी। अगर ऐसी कोई कंडीशन आपने bequest में मेंशन की है, स्पेसिफाई की है, तो वो वॉइड है, उसकी कुछ नहीं हैसियत नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है 114 दैट इज कंडीशनल bequest. A bequest with a condition which derogates from the completeness of the grant takes effect as if no condition was attached to it for the condition is void. अगर कोई ऐसी कंडीशन बनाई गई है जिससे वो जिसको जो चीज़ मिल रही है उसका वो कम्प्लीटली उसको ओन नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो जो कंडीशन जो उसको रेस्ट्रिक्ट कर रही है, तो फिर वो जो कंडीशन है वो वाइड हो जाएगी और उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी। एग्जिस्टेंस होने के बाद भी अगर कोई कंडीशन अटैच की गई है जिससे वो एक्सक्लूसिवली वो पर्सन ओनर नहीं बन पा रहा, तो वो कंडीशन जो है वाइड होगी। सच कंडीशन भी वाइड। इसके बाद हम बात करते हैं 115 में अल्टरनेटिव bequest. अल्टरनेटिव bequest हैज़ बीन हेल्ड टू बी वैलिड ऑन दी ओनली, इसका जो एग्जाम्पल है ये जो मेमन से इसमें ये बात की गई है, तो उसके हद तक ये कहा जा रहा है कि अल्टरनेटिव अगर एक पर्सन को आपने दी है और फिर आप कह रहे हैं कि इसके बाद उसके पास चली जाएगी तो ये अल्टरनेटिव हो गया। तो इस तरह की जो अगर कोई चीज़ वहाँ पर मेंशन की गई है एज पर दीज मेमन्स इट इज़ वैलिड, वो सबके लिए शायद नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया। इसके बाद हम ये बात करेंगे कि विल को किस तरह से रिवोक किया जा सकता है और सब्सिक्वेंट विल के बारे में बात करेंगे। तो विल को जो है दो तरह से रिवोक किया जा सकता है, एक एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लॉयडली, यानी बस आपके एक्ट से पता चल रहा है वो चीज़ ही नहीं रही जिसके लिए आपने विल में बात की थी, तो वो सपोज उसने सेल कर दी तो ये इम्प्लॉयडली हो गया कि अब वो रिवोक हो चुकी है, यानी ख़त्म हो चुकी है, अब उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है विल में लिखी गई कोई उस चीज़ की bequest की। तो एम्प्लॉयडली रिवोक किस तरह से हो सकती है? सबसे पहले हमारे पास ए में ये लिखा हो गया है कि अगर किसी ने पीस ऑफ लैंड दिया था लेकिन अब उसने टेस्टेटर ने सब्सिक्वेंटली उस पर क्या हाउस बिल्ड कर दिया है, तो वो जो विल थी वो अब एग्जिस्टेंस में उसका वो रिवोक हो गई। उसी तरह से अगर किसी ने पीस ऑफ कॉपर किसी को दिया था bequest में, अब वो जो है उसने उसमें से शिप बना ली है, तो फिर वो भी रिवोक होगी। इसी तरह से अगर किसी ने किसी को हाउस दिया था लेकिन बाद में उसी हाउस को सेल कर दिया है, किसी और को गिफ्ट कर दिया है, कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो जो इसमें इसने bequest में कोई चीज़ लिखी है या विल में कोई चीज़ लिखी है तो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी। नाउ दी 118 जो कि बात करता है रिवोकेशन ऑफ अ सब्सिक्वेंट विल। अ bequest टू अ पर्सन इज रिवोक बाय अ bequest इन अ सब्सिक्वेंट विल
ऑफ द सेम प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन। इसमें ये लिखा हुआ है कि एक पर्सन ने सेम प्रॉपर्टी दो लोगों को बिक्वेस्ट कर दी। एक को सपोज 2018 में कर दी है, दूसरे को 2022 में कर दी है। सेम प्रॉपर्टी है, विल डिफरेंट है, दो पर्सन है, डिफरेंट पीपल है, अलग अलग टाइमिंग में इस तरह से उसने रिक्वेस्ट कर दी है, तो कौन सी एग्जिस्टेंस में रहेगी और कौन सी रिवोक हो जाएगी? तो जो फर्स्ट थी वो रिवोक हो जाएगी, अर्लियर वाली मतलब रिवोक हो जाएगी, और लेटर वन वाली सॉरी इसको छोड़ें, जो फर्स्ट होगी वही जो है ना रिवोक हो जाएगी, और बाद वाली जो है सब्सिक्वेंट वाली रहेगी। इसके बाद में दूसरी बात की जा रही है, बट अ सब्सिक्वेंट बिक्वेस्ट थ्रो इट बी अ सेम प्रॉपर्टी। यहाँ पर था डिफरेंट, सेम प्रॉपर्टी है लेकिन डिफरेंट पर्सन को की जा रही है। अगर एक थ्रो इट बी अ सेम प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन इन द सेम विल, एक ही विल में आपने एक ही प्रॉपर्टी दो लोगों में दी है, डज नॉट ऑपरेट एज अ रिवोक, यहाँ पर ये रिवोक नहीं होगी। टू द प्रोर रिक्वेस्ट एंड विल प्रॉपर्टी बी डिवाइडेड बिटवीन टू लिगेटीज इन इक्वल शेयर, तो उन दोनों में इक्वली वो डिवाइड हो जाएगी। जो सेकंड वाला है इसमें वो कह रहा है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी सपोज दो लोगों को वो दे रहा है तो दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। इन दोनों ये जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं फर्स्ट वन में, फर्स्ट वाले में वो जो है बात करेंगे 119 के हवाले से, जो कि बात करता है प्रोबेट ऑफ मुस्लिम विल। मुस्लिम विल में आफ्टर ड्यू प्रूफ be admitted in evidence even though no probate has been obtained, भले प्रोबेट को ना भी obtain किया गया हो, ड्यू प्रूफ के बाद उसको एडमिट कर लिया जाएगा। It does not require to be admitted as evidence in a court। लास्टली सेकंड में बात कर रहा है कि in case of will द स्टेट ऑफ द टेस्टेटर वेस्टेड इन द एग्जीक्यूटर, जो अब वो टेस्टेटर की डेथ के बाद वो जो वेस्टेड हो जाती है एग्जीक्यूटर में, अगर वो एक्सेप्ट करता है अपनी ऑफिस को फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्टेटर डेथ, तो टेस्टेटर की डेथ के बाद, एंड ही हैज़ द पावर, उसकी अब वो एग्जीक्यूटर जो है उसके पास ये पावर है कि वो एलिनेट करे द स्टेट फ्रॉम द पर्पस ऑफ एडमेजरिंग इट, and has all the powers of an executor under the probate, जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1881 में दी गई है पावर्स वो सारी अब उसके पास एग्जीक्यूटर के पास है, एंड करॉस्पॉन्डिंग प्रोविजन ऑफ सक्सेशन एक्ट। अगर एग्जीक्यूटर एक्सेप्ट कर रहा है अपनी ड्यूटीज़ को आफ्टर द डेथ, तो उसके पास ये पावर है कि वो एलिनेट करे, और वो सारी पावर जो इन दोनों एक्ट में स्पेसिफाई की गई है। Now moving to 120 जो कि बात करता है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सेप्ट एज रिगार्ड्स डेब्ट्स ड्यू टू द स्टेट ऑफ द डिजीज, नो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर नेसेसरी टू एस्टेब्लिश एनी राइट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ मुस्लिम हु डाइड इन इंटेस्टेड। इसका मतलब होता है विदाउट विल। यहाँ पे ये बात की जा रही है अगर कोई मुस्लिम की डेथ हो जाती है और उसने कोई विल नहीं बनाई, तो जो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो इस्टेब्लिश किया जाए राइट ऑफ द के जो लीगली इनहेरिट कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज़, तो उसके लिए इसका होना ज़रूरी नहीं है, एक्सेप्ट ओनली ऑन द पॉइंट ऑफ अगर कोई डेथ्स हैं तो उसके लिए ज़रूरी है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का होना। इसका मतलब ये है जो हेयर्स है वो वर्सा है वो जो है इनहेरिटेंस क्लेम कर सकते हैं विदाउट ऑब्टेनिंग द लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वरना ज़रूरी होता है अगर वो विल नहीं बना के गया उसके बाद भी इन केस अगर कोई कर्जा जात यानी डेब्ट्स वगैरह हैं तो फिर जो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वायर किया जाएगा, वरना नहीं। लेट्स मूव टू 121 दैट इज एग्जीक्यूटर नीड नॉट टू बी अ मुस्लिम if it is not necessary that the executor of a will of a Muslim should be a Muslim। तो जो एग्जीक्यूटर है उसका मुस्लिम होना ज़रूरी नहीं है, किसी भी पर्सन को एक मुस्लिम जो अपॉइंट कर सकता है एज एग्जीक्यूटर, उसको पावर दी जाएगी कि वो एलिनेट करे, मैनेज करे, पूरी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करे। एग्जीक्यूटर ऑफ विल का मुस्लिम होना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद हम आते हैं 122 में, 122 पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ एग्जीक्यूटर।
The powers and duties of executor of Muslim will are determined by the provision of Succession Act 1925 insofar as they are applicable to Muslim. तो जो ड्यूटीज़ और पावर्स हैं वो जब मैं सक्सेशन एक्ट पढ़ाऊँगी या हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे, लेकिन फॉर दैट उसमें उस एग्जीक्यूटर की पावर्स मेंशन है. सो दिस इज़ द रेफरेंस बुक द प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मदन लॉ, जिससे हमने अपनी चैप्टर नंबर 9 को कवर किया. दैट्स ऑल फॉर टुडे. उम्मीद करती हूँ आपको जो विल का ये पूरा टॉपिक था वो आपको समझ आया होगा, और अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा. मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.